नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोगों का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और टॉपिक हमारा है मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृत, मुद्रण का संस्कृत कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा और आधुनिक दुनिया में मुद्रण का क्या रोल है, आधुनिक दुनिया का मुद्रण से क्या रिलेशन है। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले प्यारे मित्रों, आप लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज के टॉपिक को हम चलते हैं, शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। आइए अपने मूल प्रश्नों पर। आज का प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया, यही टॉपिक है ना। और इस टॉपिक में सबसे पहले चलिए हम लोग इसके परिचय को जानते हैं। इसके परिचय के संदर्भ में बातें करते हैं, थोड़ा फिर समझने का प्रयास करते हैं। मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया। मुद्रण माने छपना, छपाई। तो बच्चों, अगर हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो दुनिया का आज का कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस छपाई की व्यवस्था से अछूता हो। और अगर हम कहें वर्तमान मुद्रण सामग्री के बिना विश्व की कल्पना करना निरर्थक होगा। मुद्रण के अभाव में, छपाई के बिना विश्व की बात की जा रही, विश्व की परिकल्पना करना निश्चित तौर से एक कठिनाई भरा होगा। आज हमारे चारों ओर चाहे जिस तरफ देखें, व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन, प्रत्येक क्षेत्रों पर हमें दिखाई देता है कि छपाई का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और आज हमारे सामने कोई न कोई मुद्रित सामग्री छपी हुई दिखाई पड़ती है। जैसे अगर हम कहें तो किताब को ले लें, ये भी तो हमारी छपे हुए पार्ट हैं जो विश्व का एक ज्ञानवर्धक चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध कराती हैं। चाहे उन्हें किताब के संदर्भ में दिखा जाए या अखबार भी जो हमें छप के दिखाई दे रहे हैं वह उसके छपे का ही पार्ट है जो विश्व का अवलोकन कराते हैं, विश्व की राजनीति, विश्व की समसामयिक घटनाओं के विषय में हमें जागरूक करते हैं। किताब, अखबार, कैलेंडर, डायरी, यहां तक बड़े बड़े विज्ञापन जो दिखाई देते हैं, शहर से लेकर गांव तक जो विज्ञापनों का एक जमावड़ा दिखाई दे रहा है, यह सब किसके पार्ट हैं? ये तो छपाई से ही के नाते ही निकल कर आ रहे हैं। तो दुनिया आज हमारे जीवन के चारों तरफ अगर हम कहें तो छपाई का जो सिलसिला, प्रिंटिंग का जो सिलसिला है वो बेहद करीबी से देखा जा सकता है, उसका महत्वपूर्ण रोल दिखाई दे रहा है। आज यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले हम छपाई में इतना या प्रिंटिंग पे इतना, चाहे वो एडवर्टाइज की दुनिया हो, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे कोई कार्यकारी व्यवसाय से संबंधित हो, हमें छपाई के रूप में, प्रिंटेड के रूप में हर चीजें बेहद आवश्यक हो रही हैं। आज हम छपाई के बिना किसी विश्व की कल्पना नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं सोचते कि छपाई के पहले, जब यह छपाई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आई थी, प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, तब मानव जीवन अपने जीवन के साथ साथ इसके अभाव में कैसे जीता रहा होगा। जब हमारे चारों तरफ छपाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं थे, तब भी मनुष्य जिया। लेकिन आज हम छपाई से इस ढंग से, इस कदर उससे रूबरू हो गए हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या वह हमारे इर्द गिर्द ढंग से हमारी आवश्यकता बनी हुई है कि छपाई
हमारे से पहले जब नहीं था तो उसकी कल्पनाओं में हम छपाई, कल्पनाओं में हम एक कल्पना करके सोचें तो क्या स्थिति रही होगी। छपाई के पहले भी दुनिया थी और इस छपाई के का अपना एक इतिहास है। छपाई के पहले दुनिया थी, छपाई का बच्चों अपना एक इतिहास है और जो हमारे समकालीन जमाने का आकार देता है। छपाई का भी अपना क्या है, एक इतिहास है, एक कालखंड है जो जमाने के संदर्भ में कहें तो जमाने को अपना एक स्वरूप देता है, एक आकार देता है। मुद्रित सामग्री का इतिहास क्या है? अगर हम पढ़ें तो मुद्रित सामग्री का इतिहास, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, आधुनिक दुनिया बनाने में इसकी क्या भूमिका रही, मुद्रण का इतिहास क्या है और इसे आधुनिक दुनिया में बनाने में इसका क्या अहम रोल रहा। यह हमारे टॉपिक का विषय है कि आधुनिक दुनिया बनाने में इस छपाई खाने का, इस छपने की विषय वस्तु का क्या रोल रहा है। चलते हैं, परिचय हो गया है। शुरुआती छपी किताबों के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। शुरुआती छपी किताबें, मुद्रण का प्रारंभिक तकनीक। अगर हम कहें कि मुद्रण का जो है वह प्रारंभिक तकनीक जो आई, मुद्रण का प्रारंभिक तकनीक, ध्यान दीजिएगा, मुद्रण का प्रारंभिक तकनीक। तो प्रारंभिक जो तकनीक यह देखने को मिलती है मुद्रण की, वह सबसे पहले चीन, मुद्रण का छपाई का जो पहला तकनीक दिखाई देता वो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में छपाई का जो तकनीक दिखाई दे रहा, कहां कहां, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में। यह इसकी इतिहास के अंतर्गत अगर कहें तो इस प्रारंभिक शुरुआत हमें यहीं से मिलता है। कहां, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का। यह कार्य मुद्रण का, यह जो कार्य शुरुआत हुआ था, यह मुद्रण का जो कार्य शुरुआत हुआ, जो प्रारंभिक इतिहास में मिल रहा है इसका, इसकी शुरुआत जो की गई थी वह हाथ से। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हाथ के द्वारा। इस मुद्रण की जो शुरुआत हुआ, इसकी जो ऐतिहासिकता है, जो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ, यह इसका जो छपाई का बेसिक चीज मिलता है वह इसकी शुरुआत होती है हाथ से। 1594 में, आइए डाटा पर थोड़ा सा, चीन के संदर्भ में, चीन में यह सबसे पहले शुरू हो रहा है। 1594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ, चीन में यह शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चीन में जो है स्याही लगे काठ, एक काठ है जिसमें क्या लगाया गया है? स्याही, काठ बनाया गया और उस काठ में स्याही का लेपन कर दिया गया, स्याही लगे काठ। इसका मतलब काठ माने लकड़ी पर स्याही का डाल दिया गया, स्याही लगे, इसी को कहा गया है स्याही लगे काठ। चीन में इसकी शुरुआत हो रही, ध्यान देना, स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर, काठ के अंदर ब्लॉक बना दिया गया खरजो करके, जैसे निकुलियां कर दी जाती अक्षरों को उसी ढंग से निकोला गया, उसको इसी ढंग से खुदेड़ा गया। स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर, स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर, भाई स्याही लगा एक काठ है, इस पे ब्लॉक बना दिए गए अक्षरों के, स्याही लगे, फिर ऐसे काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़ करके, कागज को रगड़ करके किताबें बनाई जाती, लेखन की कला शुरू हुई। कागज को क्या करके? रगड़ करके, कागज को
रगड़ करके किताबें छापी जाने लगी। इसकी ऐतिहासिकता के विषय में आप क्लियर हो गए होंगे कि इसकी शुरुआत हमने कहाँ कहा, चीन से होकर जापान, फिर दक्षिण कोरिया। चीन में शुरुआत होती है 94 में, जो स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़ करके किताब छापने की सिलसिला शुरू हुआ। ये जो कागज थे ये बहुत ही पतले होते थे बच्चों। ये कागज कैसे थे? पतले थे, काफी पतले हुआ करते थे और छिद्रित भी थे। छिद्रित माने छेद हुआ था। छिद्रित हुए ये कागज काफी कैसे थे? पतले थे। जो जिस पर छपाई की जाती थी छिद्रित थे और काफी पतले कागज थे, जिसकी वजह से एक चीज की समस्या थी कि पतले होने और छिद्रित होने की वजह से इनमें दोनों तरफ से, इस कागज पर दोनों तरफ से छपाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए पारंपरिक किताब को एकार्डियन शैली, यहाँ एक शब्द आता है आपकी किताब में कि पारंपरिक रूप से चीन की किताब एकार्डियन शैली। एकार्डियन शैली क्या है, इस पे आप थोड़ा सा विचार करिए। एकार्डियन शैली को अपनाया गया। कौन सी शैली? एकार्डियन शैली के। यह एक ऐसी शैली है जो किताबों को किनारे से मोड़ने के बाद किताब था, उस किताब पन्ने को ऊपर से क्या किया जाता था? मोड़ दिया जाता था। मोड़ने के बाद उसे स्लैब कर बनाई जाती थी, मिलकर बनाई जाती थी। किनारों को मोड़ने के बाद उसे बनाया जाता था। इसे कहा जाता है एकार्डियन शैली, जो दोनों तरफ की किताबों को मोड़ करके बनाते थे। तो यह किताबें छिद्री थी, दोनों तरह नहीं छटती थी। यहां किस शैली को अपनाया गया है? एकार्डियन शैली के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र में छपाई का, किताबों की छपाई का जो शुरुआत होता है, सबसे बड़ा उत्पादन यह जब शुरू किया गया, यह छपाई की व्यवस्थाएं आई, मुद्रित की गई, प्रिंटित की गई, तो चीनी राजतंत्र में। यहां शासन पर आते हैं हम। इसकी शुरुआत चीनी में हो ही रही है, लेकिन व्यवस्था कैसी थी? वह चीनी राजतंत्र में इसकी बच्चों क्या की जा रही है? शुरुआत की जाती है। जो सबसे बड़ा उत्पादन लिखने का, प्रेस का या किताबों को मुद्रित करने का, छपाई करने का जो शुरुआत होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा चीनी राजतंत्र में हो रहा है। चीनी राजतंत्र में इसलिए हो रहा है, चीनी राजतंत्र के अंतर्गत शासक के द्वारा अपने निपुण प्रशासनों को चाहने के लिए एक कुशल प्रशासन की उनको जरूरत थी। अच्छे राजा को एक कुशल प्रशासन की जरूरत थी। इसीलिए चीनी राजतंत्र के अंतर्गत ही, याद रखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए, सिविल सेवा परीक्षा याद रखिएगा, सबसे पहले कहां शुरू किया गया? चीन में। सिविल सेवा परीक्षा के लिए बड़ी तादाद में किताब छपवाता था। चीनी राजतंत्र एक कुशल प्रशासन के लिए, चीनी व्यवस्था के लिए, एक सिविल सेवा परीक्षा के लिए ज्यादातर किताबें क्या करता था? छपवाता था। 16वीं शताब्दी तक परीक्षा देने वालों का, अगर यह आंकड़े को हम देखें तो 16वीं सदी तक बच्चों यह संख्या, सिविल सेवा के पदों पर पहुंचने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। अर्थात सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले को तादाद बढ़ गई। काफी संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोग इस परीक्षा में बैठने लगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद इनके द्वारा लिखित परीक्षाओं के माध्यम से दिया जाता था। तो कहने का मतलब कि चीन के राजतंत्र में एक कुशल प्रशासन, एक ईमानदार प्रशासन की चाहत ने सिविल सेवा परीक्षा
की शुरुआत की, जहां किताब की छपाई का जो मॉडल हुआ वो बढ़ा, और 16वीं शताब्दी में देखेंगे तो यह काफी तेजी से, इसमें काफी तेजी से विस्तार इसका हुआ। किसका? इन किताबों की छपाई का काफी। और 17वीं सदी में अगर देखा जाए तो 17वीं सदी के अंतर्गत चीन में शहरी संस्कृत के, ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी संस्कृत के फलने और फूलने का, शहरी संस्कृत के फलने और फूलने का के लिए छपाई के, शहरी संस्कृत के फलने और फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। 17वीं शताब्दी में शहरी संस्कृत के फलने और फूलने से छपाई, फलने और फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई। शहरी संस्कृत आने का छपाई के इस्तेमाल में क्या आ गया? छपाई के प्रयोग में विविधता आई, इस्तेमाल में इसका क्या हुआ? विविधता आई। विविधता, छपाई में इसकी विविधता दिखाई देती है। कब? 17वीं शताब्दी के अंतर्गत। अब इसके उपभोक्ता विद्वान जो इसको उपभोग करते थे, ऐसे विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, बल्कि व्यापारी जो अपने रोजमर्रा के कारोबार में केवल अब छपाई में, शहरी संस्कृत के बाद केवल छपाई में पढ़े लिखे ही लोग नहीं रहे। अब इस मुद्रित पुस्तकों को पढ़ने का प्रयोग व्यापारी वर्ग रोजमर्रा के काम की जानकारी के लिए भी करने लगा। मतलब पढ़े लिखे के साथ ही साथ अगर देखा जाए, उपभोक्ता विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, बल्कि व्यापारी के लोगों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाने लगा। और अपने कारोबारों की जानकारी के लिए, इसकी कारोबारों की जानकारी के लिए इसका मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। कहने मतलब पढ़े लिखों से होते हुए व्यापारी तक के लोगों के द्वारा संस्कृत के फलने फूलने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। नए पाठक वर्ग की काल्पनिक किस्से, अब जो किस्से लोग सुना करते थे वो काल्पनिक किस्से जो है किताबों में छपने लगे। कविताएं, आत्मकथाएं, यह सब किताबों के में छपने लगी। महिलाओं ने भी इसे पढ़ना शुरू किया और स्वचरित काव्य की रचनाएं भी होने लगी। कहने का मतलब इस प्रिंटिंग के आने के बाद इसमें ढेर सारे बदलाव हुए, और अब केवल पढ़े लिखे नहीं, बल्कि अपनी आत्मकथाएं, अपनी कविताएं, अपने विचारों को लोगों के द्वारा मुद्रित कराया जाने लगा, और उसे महिलाओं के द्वारा भी पढ़ा जाने लगा। और नाटक आदि भी, काव्य नाटक आदि भी छापे जाने लगे। यहां आप देखेंगे 17वीं सदी में शहरी संस्कृत के फलने फूलने के बाद आते हैं। यह तो रहा शुरुआत की छपी किताबों का जिक्र हमने किया, जो चाइना से होते हुए। अब हम आते हैं जापान में मुद्रण। किसके संदर्भ में जानना है? जापान में मुद्रण। जापान में मुद्रण की अगर हम बात करें तो जापान में मुद्रण 768 कहां 768 से ईस्वी से 770 ईस्वी के आसपास, 768 से 770 के ईस्वी के आसपास चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध प्रचार मुद्रण की तकनीक को लेकर के, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, चीनी के विद्वानों के द्वारा, बौद्ध प्रचार के द्वारा मुद्रण की तकनीक को लेकर के कहां गए? इनके द्वारा मुद्रण की जो तकनीकी व्यवस्था की शुरुआत की गई, मुद्रण की, इन्हीं लोगों के द्वारा कहां लेकर जाया गया? जापान में। यहां भी बौद्धिज्म थे। तो चीन में बौद्ध भिक्षुओं की जो यह तकनीक विकसित हुई थी,
छपाई से संबंधित प्रिंट का, इसका मुद्दा ये लेकर के इसको कहां गए, कब 768 ईस्वी में इसे लेकर कहां गए, जापान गए। या ये अपनी इस कला कौशल को, ये छपाई के कामों को, जो कला इन्होंने सीखी वह जापान लेकर गए। 486 में, अब देखिएगा 868 ईस्वी में, 767 से यहां देखिएगा 868 ईस्वी में छपी डायमंड, 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र, 868 में छपी डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। छपी हुई जापान की यह क्या है, सबसे पुरानी पुस्तक है। कौन सी है सबसे पुरानी पुस्तक, जापान की डायमंड सूत्र, जो कब छपी थी, 868 में सबसे पुरानी पुस्तक। उस समय तस्वीर प्रायः, उस समय जो तस्वीरें बनती थी, उस समय की तस्वीरें जो बनाई जाती थी, फिगर बनाए जाते थे, चित्रों निकालिश किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे। उस समय चित्र कपड़ों पर, कहां बनाए जाते थे चित्र, कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर, चित्र का जो अवलोकन होता कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर और कागज के नोटों पर बनाए जाते थे। इस समय जो चित्र बनाए जाते थे कपड़े और ताश के पत्तों पर बनाए जाते थे। यह रहा शुरुआत कहां से हुआ, चीन से मुद्रण की व्यवस्था, और चीन से होते हुए मुद्रण कहां पहुंचा, जापान। और जापान में सबसे पहले छपने वाली पुस्तक का नाम क्या था, डायमंड। और इस जापान की मुद्रण की यह व्यवस्था यहीं तक नहीं रुकी, अब यह व्यवस्था एंट्री मार रही कहां, यूरोप में मुद्रण का आना, यूरोप में भी छपाई का शुरुआत होना। तो अगला जो बिंदु हम लोगों को पढ़ना है वह है यूरोप में मुद्रण का आना। क्या है, यूरोप में मुद्रण का आना। तो चलें शुरू करते हैं। यूरोप में प्राचीन काल से अगर हम देखें, अब हमको ध्यान देना है यूरोप में। अगर हम प्राचीन व्यवस्थाओं को एक बार नजर रखें तो प्राचीन काल से यह बात जरूर क्लियर हो जाती है कि प्राचीन काल से रेशम व मसाले, दो चीजें कौन कौन से, मुख्य रूप से रेशम और मसाले। प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे तो रेशम और मसाले रेशम मार्ग से, रेशम और मसाले रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से, रेशम और मसाले दो चीजें कहां से, रेशम मार्ग से यूरोप भेजे जाते थे। इस मार्ग से कहां जाते थे, इस मार्ग से यूरोप में जाते थे, इस मार्ग से यूरोप में जाते थे। प्राचीन काल से रेशम और मसाले यहां से रेशम मार्ग से कहां भेजे जाते थे, यूरोप में भेजे जाते थे। क्लियर हुआ, जाते थे। 11वीं सदी के अंतर्गत अगर हम बात करें, 11वीं सदी के अंतर्गत चीनी कागज भी उसी मार्ग से, 11वीं सदी के अंतर्गत देखें तो चीनी कागज, यहां ध्यान दीजिएगा, चीनी कागज भी उसी मार्ग से, किस मार्ग से, रेशम मार्ग से, उसी मार्ग का अर्थ क्या है, रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से यूरोप भेजे जाते रहे। अर्थात रेशम मार्ग से भी कागज भेजा जाने लगा या भेजा जाता था।
तो यूरोप में रेशम मार्ग से यह कागज भी पहुंच गया। यह कब? 11वीं सदी में। 1295 में, ध्यान दीजिएगा, 1295 ईस्वी की अब बात करें तो 1295 मार्को पोलो, एक नाम यात्री है मार्को पोलो, यूनान का है मार्को पोलो। 1295 में बच्चों मार्को पोलो छपाई संबंधी ज्ञान, मार्को पोलो कहां था? चीन में, और चीन में होने के नाते छपाई संबंधी ज्ञान, छपाई से संबंधित इसे ज्ञान प्राप्त हुआ। छपाई संबंधी ज्ञान को लेकर के इटली लौटा। मार्को पोलो छपाई संबंधी ज्ञान प्राप्त करके कहां गया? इटली लौटा। अर्थात छपाई के संदर्भ में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान होने के नाते जब ये पुनः यूरोप जाते हैं रोम, तो कहां? इटली पहुंचे, और जब गए तो इनको छपाई से संबंधित ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गए थे, कैसे छपाई की जाती थी, कैसे यहां छपाई हो रही, इसके विषय में इनको विधिवत जानकारी हो गई थी। इस ज्ञान के साथ ही कहां पहुंचे? इटली लौटे, और काठ की तख्ती से, काठ माने वही लकड़ी से, कि तख्ती से, काठ की तख्ती से छपाई की तकनीक जो थी, काठ की तख्ती से छपाई की जो तकनीक थी, जो तकनीक विकसित हुई थी, जो तकनीक थी, उससे पूरे यूरोप में, उसे यह काठ की छपाई की जो तकनीक थी, उसे पूरे यूरोप में फैल गया। पूरे यूरोप में यह तकनीक क्या हो गया? फैल गई। मार्को पोलो के द्वारा यह तकनीक जो अर्जित की गई थी, रोम में गए तो यह तकनीक, इनके माध्यम से यह पूरी तकनीक कहां फैल गई? पूरे यूरोप में फैल गई। अब यूरोप में यह तकनीक जब फैली तो यहां एक थोड़ा सा यूरोप में मुद्रण का कैसे गया, यहां से ध्यान दीजिएगा। शुरुआत चीन से, फिर कहां? जापान पहुंचा। जापान से मार्को पोलो के द्वारा यह जो लाया गया, यह मुद्रण की व्यवस्था इनके माध्यम से कहां पहुंचा? पूरे यूरोप में फैल गया। अगला बिंदु है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा का निर्माण गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के संदर्भ में थोड़ा जानिए। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे? व्यापारी थे, एक अच्छे। इनके पिता एक व्यापारी थे, और पिता की जब व्यापारी होने के नाते तो इन्होंने भी तेल और जैतून पेरने की मशीन देखकर, कहा जाए व्यापारी होने के नाते तीनों इनके विषय में कहा जाता है कि ये भी गुटेनबर्ग तेल और जैतून के पेरने की मशीन को देखकर बड़ा हुआ था। एक व्यापारिक वर्ग में पैदा होने के नाते ये मशीनों को देख करके, व्यापार की पद्धतियों को देखते हुए बड़ा हुए थे। कौन? गुटेनबर्ग। 1448 में गुटेनबर्ग छपाई संबंधी, गुटेनबर्ग छपाई संबंधी, गुटेनबर्ग छपाई संबंधी मंत्र बनाने का प्रयास किया। छपाई से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाने का इनके द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा प्रयास किया गया। छपाई संबंधी व्यवस्थाओं को और बढ़िया बनाने का प्रयास किया गया। 1448 में किया गया। इनके द्वारा छापी गई पहली पुस्तक, गुटेनबर्ग ने
जो छपाई की नई व्यवस्था दी, इनके द्वारा छापी गई जो पुस्तक थी वह पहली पुस्तक हुई बाइबिल। इनके द्वारा छापी गई पुस्तक कौन थी? बाइबिल। गुटेन ने पहली पुस्तक जो छापी वह थी बाइबिल थी। और इस बाइबिल को छापने में बच्चों 3 वर्ष का समय लग गया। आप कहेंगे इतना समय, लेकिन उस समय जिस समय गुटेनबर्ग ने इसको छापा था, उस समय के लिहाज से यह काफी कम समय में छपी थी। आज के लिहाज से बहुत ज्यादा समय छपने में लग गया, लेकिन उस समय के अगर हम अध्ययन करें, उस समय के परिस्थितियों के संदर्भ में हम विचार करेंगे, तो यह जो समय लगा था वह बिल्कुल बहुत कम समय में यह बाइबिल की किताब छापी गई थी। और इसकी 180 कितनी? 180 प्रतियां छापी। 180 प्रतियां छापी गई थी। कितनी छापी गई थी? 180 प्रतियां छापी गई, जो उस समय सबसे तीव्र गति से मुद्रित मानी जाती थी, जो उस समय सबसे तीव्र गति से मुद्रित पुस्तक थी। यह उस समय की सबसे तीव्र गति से मुद्रित होने वाली पुस्तक थी। उस समय सबसे तीव्र गति से मुद्रित होने वाली पुस्तक थी। तो गुटेनबर्ग का और प्रिंटिंग प्रेस पर, गुटेनबर्ग एक पारिवारिक परिवेश पर व्यापारिक था, जो व्यापारों के बीच में खिले और फले, और उन्हीं के व्यापारों से ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की कहा जाए, प्रिंटिंग नहीं बल्कि अगर हम करें तो छपाई के लिए में जो इनका सोच डेवलप हुआ, उसके आधार पर इन्होंने 1448 में छपाई संबंधी एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं स्थापित की, उसके तहत इन्होंने बाइबिल की किताबें छापी, जिसको छापने में लगभग कितने दिन? 3 वर्ष तक का समय लगा। तो यहां पर हमने जो थोड़ा सा आपको दिखाया गया है, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के संदर्भ में एक सामान्य सोच जो था, यहां पर आपको हम बता दिए, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के संदर्भ में। चलें अगले देखते हैं, अगली कड़ी में क्या है। यहां पर आप देखेंगे बॉक्स नंबर 1 पर यहां दिखाया गया है, बॉक्स नंबर 1 पर, बॉक्स नंबर 1 को थोड़ा सा देखा जाए। बॉक्स में कितागावा उतामारो सन 1753 में एदो में पैदा हुए थे। एक कब पैदा हुए थे? 1753 में। कहा? एदो में पैदा हुए। उतामारो ने टकियो तैरती दुनिया के चित्र, इन्होंने जो चित्र बनाया वह तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया। इनके द्वारा एक नई चित्रकला की शैली में विशेष योगदान, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां, ये जो प्रतियां छपी, यह यूरोप अमेरिका पहुंची और माने, मोने, वान गांग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। इनके द्वारा छापी गई, कहां गई छपी? यूरोप अमेरिका पहुंची, और माने, मोने और गांग जैसे चित्रकार इस छापी प्रतियों से काफी प्रभावित हुए। अस्तावा जुजाबुरो जैसे प्रकाशकों ने के विषय में चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता था। फिर चित्रकार विषय की एक रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेल लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। मूल आलेख क्या होता था? गायब हो, लेकिन उसकी छप बची रहती थी। तो यह जो आपका फिगर है, तो यहां पर हमने जो परिचय दिया, आप क्लियर हो गए होंगे, आपका बेस क्लियर हो गया होगा। शुरुआती छपी किताबें, जापान में मुद्रा, यूरोप में मुद्रा का आना मुद्रण का, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मुद्रण क्रांति और उसका असर। अगला हमारा क्या है? मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण छपाई के प्रयोग से कौन सी क्रांति आई और उसका भविष्य में क्या असर दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मुद्रण क्रांति ने लोगों के जीवन को ही बदल दिया। छपाई का प्रयोग यह मामूली बदलाव नहीं लिया, बल्कि मुद्रण का प्रयोग होने से लोगों के जीवन को ही क्या किया? बदल दिया। लोगों के जीवन को ही बदल दिया। इससे लोगों का जीवन बदला और लोगों का जीवन इस ढंग से, इस छपाई से क्या हुआ कि लोगों का जीवन ही बदल दिया। और छपाई के प्रयोग से होने से लोगों की अंदर एक लोक चेतना की जागृत हुई। लोक चेतना की भी जागृत हो गई। जीवन शैली ही नहीं बदली, बल्कि लोगों के अंदर एक लोक चेतना परिवर्तित हुई। इसमें लोक चेतना परिवर्तित हुई और चीजों को जो देखा जाता था उसके देखने का नजरिया भी चेंज हो गया। छपाई से क्या क्या घटनाएं होती हैं कि लोगों के जीवन को ही बदल दिया और लोगों के जीवन के बदलने से लोगों में लोक चेतना फैली, लोक चेतना में परिवर्तित कर दिया और चीजों को देखने का नजरिया भी बदल दिया। कौन? मुद्रण की व्यवस्था आ जाने से यह चीजें दिखाई दे रही हैं। अब नया पाठक वर्ग का मतलब कि जो छपाई का प्रयोग हुआ, मुद्रण के प्रयोग है, नए नए वर्ग के लोग भी इसको पढ़ने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हुए कि इसका बहुतायत में प्रयोग होने लगा। तो चलते हैं नया पाठक वर्ग। नया पाठक वर्ग छापे खाने के आविष्कार और उपयोग से, अगर हम कहें तो छापे खाने के आविष्कार और इसके उपयोग से एक नए वर्ग का उदय होता है। छपाई की एक नई विधि, एक नए वर्ग का उदय होता है और छपाई की एक नई विधि से किताबों की कीमतें, जो किताबों की एक नई छपाई की एक नई विधि से किताबों की कीमतों में कमी आई। किताबों की कीमत, नई छपाई से किताबों की कीमतों में भी बेटा क्या आया? कमी आई। और किताबों की कीमतों में जब कमी आई तो किताबों की बहुलता ज्यादा हो गई। कमी आई तो लोग और भी खरीदने लगे। तो किताबों की कीमतों में जब कमी आई तो इसकी बहुलता माने यह और भी ज्यादा बढ़ गया। इन किताबों की कीमतों में कमी आने से इसकी बहुलता और भी बढ़ गई तथा पाठक वर्ग में भी लगातार अगर कहा जाए तो किताबों के प्रति एक जो विचार था, किताबों के पढ़ने की जो एक उत्सुकता थी, वह दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब कि कीमतों के में जब गिरावट आएगी तो कीमतों के गिरावट की वजह से सबसे पहला काम क्या होगा कि लोगों में जो पढ़ने की शैली थी वह और भी लोगों में जागरूकता आई और उसे पढ़ने शुरू कर दिए और किताबों तक। और इस समय इन नई विधि से एक चीज और भी आती है कि किताबों तक अब लोगों का पहुंचना आसान भी हो गया। किताबों तक लोगों का पहुंचना आसान हो गया। पढ़ने की नई संस्कृति भी विकसित हुई। किताबों का बहुलता होने से पढ़ने की एक नई कल्चर विकसित होने लगी। अब तक मौखिक संसार में जीते थे। अब तक हम लोग किस रूप में विचारों को जानते थे, आपस में आदान प्रदान होता था, वो मौखिकता थी। इसलिए कि नई संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो नई संस्कृति में जो हम मौखिकता से जीते थे अब वह खत्म हुआ। इस तरह मौखिक संस्कृत मौद्रिक संस्कृत के रूप में कन्वर्ट हो गया। हम मौखिक संस्कृत से अगर देखा जाए तो हम किस रूप में कन्वर्ट हो गए? मौद्रिक संस्कृत के रूप में विकसित हुई। मुद्रित सामग्री मौखिक ढंग से प्रशासित हुई।
अब इस मुद्रित संस्कृत जो मौखिक रूप से प्रसारित हुई थी, अब इस संस्कृत को श्रोता, पाठ, वर्ग और के माध्यम से इसे लिखा जाने लगा। अब हमको एक प्रमाण के रूप में जो मौखिकता में थी, अब वह मुद्रित होने लगी। धार्मिक विवाद, फिर अब यहां देखेंगे धार्मिक विवाद और प्रिंट का दर क्या। नया पाठक वर्ग आया, कारण क्या था? नई तकनीक आई, किताबों की बहुलता हुई, एक नए वर्गों का उदय हुआ। हम मौखिकता से मुद्रित तक की व्यवस्थाओं में पहुंचे, लोगों में नया जागरण उत्पन्न हुआ, छपाई की तरफ लोगों का ध्यान दिया। अनेक विचारों को लोगों के द्वारा कथाओं, पहेलियों आदि के माध्यम से पढ़ने में एक नई जागरण की उत्पत्ति हुई। अब यहां देखेंगे धार्मिक विवाद और प्रिंट का दर, किसकी वजह? मुद्रण से क्या हुआ? धार्मिक विवाद और प्रिंट का एक दर, धार्मिक विवाद और प्रिंट का दर। अब आया कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का क्या दर था, तो छापे खाने से आने से विचारों का व्यापक आसार, जब छापे खाने आए तो विचारों का क्या होगा? ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा हुआ, तथा विचार विनिमय का दौर प्रारंभ हो गया। भाई किताबों के छपने आ जाने से, छपाई मुद्रित होने की वजह से विचारों का एक नया सिलसिला दौड़ा, विचार विमर्श आरंभ हुआ। वर्ग सुधार, यहां पर एक नाम आता है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को आलोचना की। मार्टिन लूथर ने रोम के कैथोलिक चर्च की क्या किया? धार्मिक विवाद पर हम कर रहे हैं, इन्होंने उसकी आलोचना की। इसकी एक छपी प्रति ब्रिटेनबर्ग में, यह ध्यान दीजिए, मार्टिन लूथर का जो आलोचना था उसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजों पर लग गई। उनकी छपी हुई पुस्तक जो इसमें मार्टिन लूथर ने विरोध किया था, उनकी वह प्रतिलिपि कहां चली गई? गिरजाघर के दरवाजों पर लग गई। धार्मिक विवाद पर आइएगा, छपने की वजह से वह पुस्तक जो कहे थे, जो विरोध किए थे, उसकी प्रति कहां लग गई? गिरजाघर के दरवाजे पर लग गई। इससे लूथर ने चर्च को शस्त्रार्थ के लिए, इसमें लूथर ने चैलेंज दिया था कि हम अगर गलत हैं तो आए हमसे शस्त्रार्थ करें, और ये शस्त्रार्थ में जीत जाते हैं तो हम उनकी बातों को मानेंगे। जल्दी ही लूथर के लेख पढ़ी संख्या में छपे जाने लगे। अगर इस ढंग से देखा जाए तो लूथर का बहुत सारा लेख बहुत तेजी से लोगों के द्वारा पढ़ा जाने लगा, छपे जाने लगे। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा। लूथर ने इस प्रिंट पर आभार व्यक्त करते हुए यह कहा कि मुद्रण महानतम देन है। आज का इस व्यवस्था में कहा जाए, इस सदी का मुद्रण एक महानतम देन है। यह कौन कह रहा है? मार्टिन लूथर स्वतः इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुद्रण एक महानतम देन है। मुद्रण लोकप्रिय साहित्य माध्यम से कम शिक्षित लोग भी धन पृथक पृथक व्याख्या प्रचारित होने लगे। मुद्रण को एक अनोखा अनुपम उपहार के रूप में स्वीकार किए मार्टिन लूथर, जो कुरीतियों के प्रति, जो एक व्यवस्थाओं के प्रति, जो केवल कल्पनाओं पर या कहा जाए अपने मौखिक विचारों से लादे जाते थे, उस विचारों के प्रति अपनी बात को प्रिंट के माध्यम से, छपाई के माध्यम से इस धार्मिक आंदोलन का प्रतिरोध किया गया। दिखाई दे रहा है धार्मिक विवाद उत्पन्न हुए और मुद्रित और प्रतिरोध मुद्रित साहित्य, प्रिय साहित्य माध्यम से कम शिक्षित लोग भी धर्म पृथक पृथक व्याख्या प्रचारित होने लगे। यहां पर आप देखेंगे यह जो कहा जाता था, जिसका कोई सबूत नहीं था, आज मुद्रित होने के नाते उसका मार्टिन लूथर के द्वारा गिरजाघर के अंतर्गत या चर्चों के द्वारा जो कुरीतियां फैलाई गई, उसका साथ विरोध किया गया। और मार्टिन लूथर ने इस मुद्रण की व्यवस्था को इस नए समाज के लिए एक वरदान
सिद्ध साबित किया, एक नया वरदान के रूप में स्वीकार किया। आते हैं पढ़ने का जुनून। यहां पर देखेंगे मुद्रण का प्रतिरोध भी हुआ। प्रतिरोध किसके द्वारा? उन तानाशाहियों के साथ जो मनमानी कृत्यों को करते थे, जो जनता पर पूरा दबाव लाते थे। आज प्रिंट की वजह से, मुद्रण की वजह से उसका घोर विरोध किया जाने लगा और जनता के बीच जागरूकता फैली। और जनता के इस जागरूक से देखा जाए तो इनके इस जागृत होने से जो उन तानाशाही, उन गलत नीतियों का जो विरोध नहीं हो पाता था, उसे खुले मंच से समूह के समूह रूप में विरोध होने लगा। पढ़ने का जुनून भी पनपना। यूरोप के अधिकांश भागों पर अगर हम ध्यान देखें, यूरोप के अधिकांश भागों में 17वीं 18वीं सदी में, यूरोप के अधिकांश भागों में अगर देखा जाए तो 17वीं 18वीं सदी में के दौरान साक्षरता के गिरावट हुई। साक्षरता में क्या हुआ? गिरावट हुई। यूरोप के कारीगरों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। यूरोप के कारीगरों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप अब यहां यूरोप के कारीगरों को, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के संपूर्ण भागों में नहीं बल्कि यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता दर बढ़कर 60% से कहां तक? 60 से 80% तक हो गई। लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, जिससे इनकी साक्षरता जो दर थी वह कितना? 60 से 80% तक बढ़ गई। लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। मुद्रण के नाते लोगों में एक क्या आया? शौक उत्पन्न हो गया। पढ़ने के प्रति लोगों के अंदर जुनून पैदा हो गया। और लगभग कहा जाए तो 8वीं सदी के आरंभ में, 8वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं, 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। इस सदी में अगर हम देखें तो पत्रिकाओं का भी क्या होने लगा? पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया 18वीं सदी में, जिससे समसामयिकी घटनाओं के संदर्भ में, जिससे हम समसामयिकी घटनाओं के संदर्भ में भी हमको जानकारियां मिलने लगी। और मनोरंजन से में भी हमें मनोरंजन के सामग्री भी उपलब्ध होने लगे। इस समय थॉमस पेन अगर देखा जाए तो विचारधारा के रूप में इसमें थॉमस पेन और बाल्टेयर, थॉमस पेन, बाल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के विचारों को भी पढ़ने का अवसर मिला। दार्शनिकों को भारी मात्रा में पढ़ने लगे। इनके विचारों को भी लोगों के द्वारा पढ़ा जाने लगा। मुद्रण की इस नई व्यवस्था के नाते इनके विचार भी खूब लोगों के द्वारा पढ़े जाने लगे। दुनिया के संदर्भ करें, दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी में कहा जाए तो 18वीं सदी में यह संदेश आ रहा है कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी मध्य तक लोगों में यह विश्वास था कि किताबों के माध्यम से प्रगति और ज्ञानोदय होता है। 18वीं सदी तक लोगों के अंदर आया कि किताबों के माध्यम से ही लोगों में क्या होगा? लोगों के अंदर विश्वास और ज्ञानोदय का उदय होगा। और किताबें होता है, किताबें समाज की, इसी किताब के माध्यम से कहा कि किताबें समाज के निरंकुशवाद से मुक्त दिलाकर, किताब इस समाज के किससे मुक्त दिलाकर? निरंकुशवाद से मुक्त दिलाकर ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी। यही किताब किससे मुक्त दिलाएगी? निरंकुशवाद से मुक्त दिला करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी जिसमें
विवेक, जिसमें विवेक और बुद्धि का, जिसमें विवेक और बुद्धि का राज होगा। निरंकुशों के खिलाफ एक ऐसी व्यवस्था तब्दील की जाएगी जिसमें विवेक और बुद्धि का क्या होगा, प्रभाव होगा, विवेक और बुद्धि का साम्राज्य होगा। फ्रांसीसी उपन्यास के लुई मारिमो, फ्रांसीसी एक उपन्यासकार हैं जिसका नाम लुई मारियो ने कहा था कि प्रगति का सबसे ताकत वह औजार है, इसमें वह रहा कि आंधी में भी निरंकुशतावाद को यह उखाड़ कर रख सकती है। इसने कहा कि इस सदी का सबसे ज्यादा उपहार यही था कि यह निरंकुशतावाद को भी उखाड़ करके जमीन पर रख सकती है। प्रगति का सबसे ताकत वह औजार इससे बन रहा है कि यह आंधी में भी निरंकुशवाद को उखाड़ करके क्या कर सकती है, रख सकती है। अगला हमारा है दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, अर्थात उन तानाशाही ऐसे विचारों को रखने वाले के संदर्भ में यह बातें कही जा रही हैं कि यह किताब, यह छपाई लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को जानने का, एक सही दिशा में चलने का जो सुअवसर मिलेगा, ऐसे निरंकुशवाद अत्याचारी को उखाड़ फेंकने में सहायक होगा। तो यहां है, अगला है मुद्रा संस्कृत और फ्रांसीसी क्रांति। अगला हमारा टॉपिक क्या है, मुद्रण संस्कृत और फ्रांसीसी क्रांति। अनेक इतिहासकार का विचार है, काफी इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए, बहुत सारे इस बात को मानते हैं क्या, कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए मुद्रण संस्कृत उत्तरदायी है। बहुत सारे विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसके लिए सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो यह सबसे प्रमुख उत्तरदायी किसको मानते हैं, मुद्रण संस्कृत को मानते हैं। कि फ्रांसीसी क्रांति का जो आया स्वरूप, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है मुद्रण संस्कृत मानते हैं। और इसके लिए तीन बातों को स्वीकार किया जाता, तीन बातें यहां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस क्रांति के पीछे मुद्रण संस्कृत का क्यों आधार माना जाता है, इस पर तीन बातों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात क्या माना जा रहा है कि 1780 के दशक में, कब, 1780 के दशक तक राजशाही, 1780 के दशक तक राजशाही और उनकी व्यवस्थाओं का मजाक, खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। किसका, 1780 के दशक में राजशाही, उनकी नैतिकता का, इन राजशाहियों का नैतिकता का मजाक या खिल्लियां उड़ाने वाली साहित्य का ढेर लग चुका था। इस सदी तक देखिएगा क्या लिख रहा है, राजशाही, उन तानाशाहियों का कहा जाए मजाक उड़ाने वाली साहित्य का जमावड़ा हो गया था। राजशाही जिस ढंग से निरंकुश राजाओं के द्वारा शासन चलाया, उसका मजाक उड़ाते हुए साहित्यों का ढेर आ गया था। ऐसे साहित्य बिकने लगे थे, इस साहित्य का भरमार हो चुका था। कार्टूनों का भी प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में कहा जाए, कार्टूनों और व्यंग्य चित्रों में भी यह बात उभर कर आती थी। इन तानाशाहों के खिलाफ कार्टूनों और व्यंग्यों चित्रकारों के माध्यम से भी यह जनता, यह बातें आती थी। और राजशाही इस व्यवस्था से मुश्किलों में उनकी राजशाही, उनकी व्यवस्थाएं चरमराने लगी। राजशाहियों की जो व्यवस्थाएं थी, इससे वो क्या हुई, चरमराने लगी। जबकि जनता, उनके शासनकाल में राजशाही हुए, जनता परेशान रहा करती थी। जबकि राजशाही के अंतर्गत
तानाशाह अपनी भोग विलासिता में डूबे हुए थे। वे अपनी भोग विलासिता, इस साहित्य में लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। इस व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर आप कहें तो यहां आप देखेंगे यह पूरी व्यवस्था को अगर राजतंत्र के खिलाफ किसी ने खड़ा किया, तो राजतंत्र के खिलाफ अगर किसी ने खड़ा किया तो सिर्फ वहां का कौन, लोकतंत्र के खिलाफ इन सारी व्यवस्थाओं को भड़काने का काम किया। अगर यह मुद्रित पुस्तकें ना आई होती तो राजतंत्र के खिलाफ यह व्यवस्थाएं भड़काने में काम न आती। तो मुद्रण संस्कृत और फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम बिंदु है। तो यहां कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी जो क्रांति आ रही है, इसके पीछे अगर कारक पर जाएंगे तो इसके पीछे प्रमुख कारण उसका मुद्रण संस्कृत का होना, जहां लोगों के द्वारा ऐसे साहित्यों का सृजन किया गया जिसमें राजशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ ढेर सारे साहित्य समाज के व्यवस्थाओं में, उनके मार्केटों में आ चुके थे, जहां लोग राजा के खिलाफ बगावत करने लगे थे। इसी के साथ बच्चों आज का यह टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। शेष अगले टॉपिक पर पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।